देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के आगे सामने मौजूद दोस्तों चल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी का चाय बिस्कुट पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी को पुरानी विदेश नीति पर ले आया है दोस्तों और देश का हो चुका है बड़ा भला। बताएंगे कैसे राहुल गांधी के चाय बिस्कुट के कमाल से ही बीजेपी की पूरी विदेश नीति पलट गई। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में सोनिया गांधी जी के कलम से लिखी गई एक एक बात सच होने लगी है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर जैसे ही विदेश नीति बदली है दोस्तों वैसे ही इजरायल के धुन पर नाचने वाले तथाकथित पत्रकार भी अब निकलकर फड़फड़ाने लगे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिसके बाद लोगों ने जमकर फटकार लगाई और सस्पेंड तक करने की मांग की जा रही है। दोस्तों डिटेल में बताएंगे क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी को ईरान से बात करने देना चाहिए और अगर बीजेपी सरकार को लगता है कि देश के अंदर गैस संकट नहीं हो और देश के अंदर लोग परेशान ना हो तो राहुल गांधी सीधा ईरान से बात करेंगे तो 2 मिनट में ईरान पुराने रिश्तों के आधार पर सारी बातें मान जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग को लेकर ईरान और इजराइल और अमेरिका आपस में उलझे पड़े हैं। दोस्तों ऐसे में पूरी दुनिया भर के अंदर एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रुकावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पूरी दुनिया के लगभग हर कोने में एनर्जी को लेकर बवाल मचा हुआ है, वैसे ही भारत के अंदर एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों बीजेपी की सरकार का दावा है कि उनके पास पूरी तरीके से यानी जितना गैस देश की जनता को चाहिए उतना उपलब्ध है, लेकिन सवाल फिर उठते हैं कि आखिर एलपीजी को लेकर कई सारे नियम क्यों बदल दिए गए। ऐसे में राहुल गांधी आम जनता के इसी मुद्दे को उठाते हुए संसद भवन की सीढ़ियों पर मौजूद थे। दोस्तों राहुल गांधी चाय और बिस्कुट लेकर पहुंच गए और संसद भवन में नरेंद्र मोदी का इंतजार करते रहे। मकर द्वार पर राहुल गांधी मौजूद थे और सीढ़ियों पर चाय की चुस्की लेते हुए बिस्कुट खाते हुए इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब आएंगे तब आएंगे और अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे बोलेंगे राहुल गांधी वहीं पर कि आपके दौर में अब चाय बिस्कुट खाना पड़ रहा है, ऐसे हालात आपने कर दिए हैं। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी का इंतजार राहुल गांधी पूरे दिन करते रहे, आधे दिन सीढ़ियों पर बैठकर आधे दिन संसद भवन के अंदर। दोस्तों अपना भाषण भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दिया। इस बीच राहुल गांधी जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है, यानी दिक्कतें और बढ़ने वाली है। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो एलपीजी पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यानी प्रॉब्लम बन जाएगा। और सच्चाई साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी ट्रंप और अमेरिका से समझौता कर चुके हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता अब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल और एलपीजी की सख्त से सख्त जरूरत है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को एलपीजी पेट्रोल और डीजल दाम पर मुहैया नहीं करवा पा रही है। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने इस देश को खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब समय आ गया है सच बताने का और देश को तैयार करने का, वरना इसकी कीमत देश की आम जनता को चुकाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को विदेश नीति में बदलाव करने के लिए बोला दोस्तों, और राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्त है पलट जाओ, कमजोर और दिशाहीन राजनीति और विदेश नीति से बाहर निकलो। राहुल गांधी ने जैसे ये बात बोली दोस्तों वैसे ही भाजपा वालों को अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसके बाद ये तय था कि ईरान से बात करना ही पड़ेगा और जब सोनिया गांधी ने अखबार में बैक टू बैक लिखा था और कहा था कि ईरान के साथ भारत के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों को नहीं बिगाड़ा जा सकता, करीबियों को नहीं दूर किया जा सकता, हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और यही बात अब बीजेपी की सरकार को इतने दिनों के बाद समझ में आई है। दोस्तों जब देश के अंदर एलपीजी और तमाम तरीके की समस्याएं सामने आने लगी हैं, यानी दिक्कतें सामने आई, तब जाकर आंख खुली है, जिसका राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़े दिन से जिक्र कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के बयान का असर बीजेपी की विदेश नीति में होता है और अचानक से शाम होते होते खबर आती है कि नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट यानी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात किया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मैंने चिंता जताई है कि जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट के अंदर हो गए हैं, मैंने ईरान के राष्ट्रपति से कहा कि हमारा देश भारत चिंतित है, चिंता में है, क्योंकि लगातार तनाव बढ़ रहा है और कई लोगों की जान गई है, कई आम आवाम मारी गई है और इस बात की हम लोगों को तकलीफ है और कई लोगों से जुड़े हुए यानी आम जनता से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी नरेंद्र मोदी का इशारा दोस्तों ईरान के हॉस्पिटल पर हुए हमले के बारे में था। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं लिखा, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लिखकर उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अस्पताल पर हुए हमले का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी आगे पोस्ट में लिखते हैं कि बातचीत के दौरान हम लोगों ने सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की है, जो भारत के लोग ईरान में रहते हैं उनके बारे में, और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो सामान यानी पेट्रोल डीजल के साथ साथ दोस्तों तमाम वो चीजें चाहे गैस हो एलएनजी हो जो भी हो, सबके पास होने पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला भी उठाया है। तो सवाल ये है दोस्तों कि इतने दिनों के बाद कैसे
याद आया, क्या नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी के दबाव में अपनी विदेश नीति में बदलने लगे हैं? यानी बीजेपी के लोगों को लगता था कि विदेश नीति ये होता है कि नरेंद्र मोदी गए, गले लग गए और गले पड़ने के बाद एक मेडल नरेंद्र मोदी के गले में डाल दिया गया, यही विदेश नीति है। लेकिन अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बताया कि देश ऐसे नहीं चलता, देश आम जनता की फिक्र करके चलता है। और इसके बाद जब राहुल गांधी ने दबाव बनाया दोस्तों और चाय बिस्किट दिखाते हुए नरेंद्र मोदी का विरोध करने का फैसला लिया, तब जाकर नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति अगर अभी भी भारत को लेकर पूरी तरीके से भरोसा नहीं जता पा रहे हैं तो उनको राहुल गांधी से बात करानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी अगर खुद बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति से या ईरान के किसी भी नेता से तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बात को बहुत मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टाइम में ईरान के साथ में भारत के अच्छे खासे मजबूत ताल्लुकात हुआ करते थे दोस्तों, जिसको बीजेपी सरकार में आने के बाद से लगभग कमजोर की कैटेगरी में डाल दिया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के साथ में हमें अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। ईरान एक ऐसा देश है जो हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहा है, चाहे पाकिस्तान को कंट्रोल करने की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर कारोबार करने का मामला हो, हर समय हमको ईरान ने सपोर्ट किया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखकर जरूर बताकर साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर कुछ जमूरे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों अडानी का जो चैनल है एनडीटीवी चैनल, उसका एक पत्रकार है आदित्य राज कौल, जो अपने आप को जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बताता है, वो सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करता है जिसके बाद बीएसपी के पूर्व सांसद ने जबरदस्त फटकार और लताड़ लगाई है। दोस्तों अपडेट यह है कि आदित्य राज कौल नाम का एक तथाकथित पत्रकार है जो अपने आप को दावा करता है कि वो पत्रकार है, लेकिन सबको पता है कि ये पत्रकार कम और चाटुकार ज्यादा है। दोस्तों ये कहता है कि इजराइल की आर्मी ने एक मैसिव अटैक लॉन्च किया है और ईरान के अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि आदित्य राज कौल ईरान की सरकार को ईरानियन टेररिस्ट रिजाइम बोलकर संबोधित करता है, यानी ईरान की सरकार को आतंकवादी सरकार बताता है। सोचिए दोस्तों, जिस ईरान के साथ में अच्छे रिश्ते करने के लिए नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के दबाव में फोन करना पड़ रहा है, उस ईरान के साथ में रिश्ते खराब करने के लिए ये तथाकथित पत्रकार आदित्य राज कौल ईरान को एक आतंकवादी सरकार वाला देश बता रहा है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये तथाकथित पत्रकार कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों देश को सस्ते तेल चाहिए और देश को सारे के सारे टैंकर ईरान से बिना किसी हमले के पास हो जाए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए दबाव में नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति को फोन भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस तरीके के पत्रकार कहीं ना कहीं भारत को लेकर ईरान में गलत इमेज बना रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर पूर्व सांसद और बीएसपी के पूर्व नेता जो अभी कांग्रेस पार्टी के नेता है दोस्तों कुंवर दानिश अली, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईरान पर हुए एक तरफा हमले में हजारों मासूम मारे गए हैं। जब हमारे तेल गैस का रास्ता रुक गया तो आपको बातचीत करना याद आ रहा है। अगर आपके मित्र के चैनल का गुर्गा ईरान को आतंकी देश बताएगा और आपकी पैतरेबाजी को झुटला रहा है तो फिर आपके प्यादे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की शाख का जनाजा निकाल रहे हैं। यानी दोस्तों आदित्य कौल जैसे पत्रकार सरकार के काफी करीबी पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर सरकार के करीबी पत्रकार इस तरीके की बातें बोलेंगे तो ईरान इसे और नाराज हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारत के जो गैस के टैंकर है, ऑयल के टैंकर है दोस्तों, उनको लेकर और दिक्कतें कर सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रहे आदित्य राज कौल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में भारत को गैस पेट्रोल की जरूरत है, सस्ते गैस पेट्रोल की जरूरत है, ताकि देश की जनता पर ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन ये आदित्य राज कौल नाम का पत्रकार दोस्तों भारत के रिश्ते खराब कर रहा है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा मुद्दा उठाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब देश भर के अंदर संकट बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई कदम उठाएंगे, तो नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में मशगूल चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी केरल में राजनीति कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। देश में एलपीजी की भारी कमी है, लोग कतार में खड़े हैं, लंबे लंबे लाइनें लग रही हैं और कितने सारे छोटे बड़े उद्योग भाजपा की विफलता का खामियाजा भुगतने पर मजबूर हो गए हैं, पर सरकार के पास कोई जवाब तक नहीं है, केवल झूठे दावे हैं। कूटनीति की विफलता गंभीर मुद्दा है और ऊर्जा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा आज देश की 140 करोड़ जनता भुगत रही है। बहुत हुई मन की बात, जरा संसद में आकर करिए मुद्दे की बात। नरेंद्र मोदी जी कहां है आप? लोग ढूंढ रहे हैं दूरबीन लगाकर कि प्रधानमंत्री आएंगे और संसद का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें आकर जवाब देंगे दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कभी केरल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का अनाउंस भी नहीं किया गया, तभी नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के लिए देश की संसद, देश का पार्लियामेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, खुद का प्रचार प्रसार ज्यादा जरूरी है। ऐसे में खड़गे साहब एकदम सही बोल रहे हैं दोस्तों की बहुत हुई मन की बात, अब संसद में आकर करिए मुद्दे की बात। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
आखिरकार लगभग ये रिपोर्ट आ गई है कि क्या कदम उठाएंगे नीतीश कुमार। दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर ये अपडेट है कि नीतीश कुमार 8 से 9 अप्रैल के बीच में मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। अगला नेता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात भी लगभग कंफर्म चल रही है। होम मिनिस्ट्री की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि बिहार में जो गृह मंत्रालय है वो अभी भी बीजेपी के पास मौजूद रहेगा और निशांत कुमार यानी नीतीश के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये बातें अब लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। अब देखते हैं 8 अप्रैल तक नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक दिन भी बीजेपी के साथ में खड़े हैं तो वो भी बीजेपी के लिए सांस में सांस लाने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कब किसके हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नीतीश के लिए एक शब्द बोला ही जाता है, बल्कि एक पूरा कहावत बोला जाता है कि नीतीश सबके हैं। पता नहीं किसके भी है किसके नहीं है, लेकिन नीतीश सबके हैं। यही दिक्कत है नीतीश की राजनीति के साथ में दोस्तों की कब पलटी मारेंगे इसकी गारंटी खुद नीतीश कुमार और उनके आसपास का नेता भी नहीं दे सकता। तो बीजेपी वाले तो वैसे ही माला जप रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं और ना चले जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पोस्ट हमको देकर जाए। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से बीजेपी को मुख्यमंत्री का पोस्ट देकर चले जाएंगे। दोस्तों लगता तो नहीं है, क्योंकि नीतीश की राजनीति को जो जानता है उसको पता है कि नीतीश कब पलटी मारेंगे, कब क्या गेम करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें जिस तरीके से ईरान ने पूरे के पूरे अमेरिका और इजराइल को डरा कर रखा हुआ है दोस्तों, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान इतनी जल्दी जंग हारेगा नहीं, बल्कि हारेगा नहीं, इस बात की लगभग गारंटी दिखाई दे रही है दोस्तों। और ईरान ने पूरी तरीके से अमेरिका के उस हुआ को खत्म कर दिया है, उस दावे को खत्म कर दिया दोस्तों, जिसमें दावा किया जाता था कि अमेरिका को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, दुनिया की सारी मिलिट्री अगर मिल जाएगी तभी अमेरिका को नहीं हरा सकती। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ये सारे भ्रम तोड़ रहा है दोस्तों, और भ्रम इतने बुरी तरीके से तोड़ रहा है कि अमेरिका वाले एकदम झल्ला चुके हैं। अपडेट यह है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के जो मुखपत्र है दोस्तों, जो उनका मेन अखबार है फोर्स न्यूज नाम का, उसने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की पत्नी मंसूर खोजास्ते अभी जिंदा है। यानी ईरान का जो मिलिट्री है दोस्तों, जो ईरान की फौज है जिसे IRGC बोला जाता है, उनके मुखपत्र में यह बात छपी है, यानी उनके अखबार में, उनके मैगजीन में ऐसा दावा किया गया है। सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के लोग जो दावा कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर खामनेई के मौत के साथ में उनकी पत्नी भी मारी गई, ये बात तो अब IRGC के लोग मना कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ईरान और इजराइल ने पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंका था? ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इजराइल वाले ज्यादा दावा कर दे रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते वाली जैसी स्थिति है, यानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हो इनसे कुछ रहा नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि अभी अपडेट आती है फोर्स न्यूज में कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की पत्नी को कुछ नहीं हुआ। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है दोस्तों, उसमें केवल फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, और ज्यादातर फेक न्यूज जो फैलाया जा रहा है वो इजराइल की तरफ से फैलाया जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पश्चिम यानी वेस्ट का जो मीडिया है वो अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में है, और उनका जो मन कर रहा है वो लिख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि इजराइल का ये दावा भी झूठ था, वो दावा भी झूठ था। तो फिर इजराइल वाले कैसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पूरी तरीके से ईरान ने हर मोर्चे पर इन लोगों की हालत खराब कर रखी है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका भी पूरी तरीके से ईरान से पिटकर ही जाएगा, इसकी तो गारंटी है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी ने मरे हुए व्यक्ति को ही अपना पदाधिकारी बना दिया दोस्तों, यानी एक अजूबा सा बीजेपी ने फैसला लिया है। यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की हुई है, जिसके देश के हर जिले के अंदर एक बड़ा सा आलीशान शानदार दफ्तर है दोस्तों, उस पार्टी को ये नहीं पता कि उसका नेता मर चुका है, उसे भी दोस्तों पोस्ट दे दिया गया। जो अपडेट है वो ये कि सूरजपुर के अंदर भैयाथान मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक सूची को लेकर एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल कार्यकारिणी में एक ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल किया गया है दोस्तों, जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में इनकी मौत हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी बनाई है और लिस्ट को सोशल मीडिया पर डाल दिया। बड़ी बात यह थी कि सोशल मीडिया पर डाल दिया, लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया तो पता चला कि ये तो मरे हुए व्यक्ति को, यानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य बन गए हैं दोस्तों। यानी अजूबा ही चल रहा है एकदम। बीजेपी अपने आप को देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे करती है कि भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। बीजेपी को एक एक कार्यकर्ता के बारे में सब कुछ पता है। गोदी मीडिया वाले तो दोस्तों ढोल बजाकर ऐसे तमाशा करते हैं जैसे बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सिस्टम चल रहा है और जमकर बीजेपी को लेकर माहौल बनाया जाता है दोस्तों। और बड़ी बात यह है, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह तक नहीं पता कि वो कार्यकारिणी में जिस व्यक्ति को वो नियुक्त कर रहे हैं क्या वो जिंदा भी है या नहीं जिंदा है, और कार्यकर्ता उनका मर चुका है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि इन्हें पता कुछ है नहीं। हवा में तीर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश को कैसे सिलसिलेवार तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है दोस्तों। इसका एक सीधा सा एग्जांपल, एक सीधा सा उदाहरण सामने आता है। तमाम तरीके के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में छपाया जाता है सूत्रों के हवाले से कि भारत के टैंकर निकलने दिए गए हैं। ईरान के पास है जो फारस की खाड़ी है, जो समुद्री गलियारा है, वहां से आराम से भारत के टैंकर निकल रहे हैं। और इस तरीके के दावे बार बार मीडिया में चलाए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की सरकार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि एक दिन पहले हमारे 28
इंडिया के जो जहाज थे जिसमें तेल और एलपीजी एलएनजी ये सारी चीजें थी जो भारत की तरफ आ रही थी, वो 28 अभी भी पर्सियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, जिसमें से 24 ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है और 4 ऐसे हैं जो ईस्ट की तरफ है। और इसमें टोटल मिलाकर 677 प्लस 101 यानी 778 के आसपास लोग हैं जो भारत के हैं और वो टैंकर पर फंसे हुए हैं। और जब टैंकर पास होगा तभी वो भारत आ पाएंगे। और इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब हमारे 28 के 28 टैंकर वहीं पर है तो फिर ये दावा कौन कर रहा है कि हमारे टैंकरों को ईरान ने जाने दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया में जो सूत्र का हवाला देकर बोल रहे हैं फिर वो वही बात आ जाती है जो तेजस्वी यादव ने बोला था। आपको याद होगा दोस्तों कि इनका सूत्र क्या है, वही है क्योंकि बीजेपी सरकार का जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है दोस्तों वो तो दावा कर रहा है कि 28 के 28 हमारे शिप जो है जहाज है वो सुरक्षित है और जो कल भी वही थे आज भी वही है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है? इस तरीके के जो सूत्र के हवाले से दावे चल रहे हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी का नेता अफीम की खेती करता पकड़ा गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंदर अवैध अफीम उगा रहा था बीजेपी का नेता। खेती पकड़े जाने पर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस खुलासे के बाद प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि अब ये लोग नशे का कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं और आम जनता को नशे में धकेला जा रहा है और भाजपा के नेता नशे का कारोबार करते हुए लोगों को नशे में धोख रहे हैं। इसी आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर भाजपा कार्यालय का घेराव किया दोस्तों। कई जिलों के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली करी और पुलिस वालों ने पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां मानने वाले थे और आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। एक तरीके से बीजेपी का नेता अपने बड़े से फार्म हाउस के अंदर अवैध खेती कर रहा था यानी अफीम उगा रहा था और ये अफीम खपाई भी छत्तीसगढ़ के अंदर जाने वाली थी यानी यहीं पर उगाकर यहीं पर छत्तीसगढ़ में ही लोगों को बांटकर लोगों को नशे में धकेलने की एक बड़ी साजिश चल रही थी। इस पर अब एक्सपोज हुआ तो करोड़ों का माल पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पूरा नेटवर्क जो है उसको तोड़ना पड़ेगा तब जाकर कहीं ना कहीं शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ को नशे से मुक्त कराया जा सकेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये अवैध धंधा बीजेपी के नेताओं से जो जुड़ता है दोस्तों इस पर सवाल और ज्यादा उठने चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। कैसे नहीं पता चला? इतने दिन हो गए लगभग 2023 से ही ये हिसाब किताब है बीजेपी का दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2023 से लेकर अब 26 चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के, तब ये स्थिति है। तो ऐसे में 3 साल से ये कर रहा होगा, अफीम की खेती उगा रहा होगा भाजपा का वरिष्ठ नेता बिना पुलिस के संरक्षण के और बिना किसी मिनिस्टर के सर पर हाथ के। तो ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ जनता दल यूनाइटेड वाले इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को लाकर मुख्यमंत्री का उसको पोशाक पहना दिया जाए, मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। जनता दल यूनाइटेड ने आज तक जब से वो बने हैं तब से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के सिवा किसी के बारे में सोचा ही नहीं है कि जेडीयू वाले तो विश्वास भी नहीं कर सकते कि उनको एक ऐसे मुख्यमंत्री को सपोर्ट करना पड़ेगा जो उनकी पार्टी का ना हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बिना किसी और के मुख्यमंत्री पोस्ट होने और बिहार में जनता दल यूनाइटेड काम करने वाली बातें कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ता सोच भी नहीं पा रहे दोस्तों। और नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं कि अब जेडीयू को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री का पोस्ट उनके हाथ से चला जाएगा। जेडीयू के लोगों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर डंके की चोट पर इस बात को बोलेंगे कि निशांत को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। निशांत जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे और अगर निशांत जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा तो कई विधायक कह रहे हैं कि बहुत बुरा होगा, हम लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल यह है दोस्तों कि अगर निशांत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि दोनों पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल बने तो आंदोलन से ही है। दोनों पार्टियों की विचारधारा भी सामाजिक न्याय की है, केवल सामाजिक इक्वेशन इधर से उधर है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो भागकर कहां जाएंगे? उनके पास एक सबसे बेस्ट विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब नेताओं की होड़ लगने वाली है, जेडीयू के नेताओं की? ये भी और भी बड़ी अपडेट इसके साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब जेडीयू के विधायकों ने भी खुलकर निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करनी शुरू कर दी है। साथ साथ दोस्तों पप्पू यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह पर निशाना साधने का दोस्तों पप्पू यादव ने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार जब एमपी बन गया, सांसद बन गया, तब तो आप पैदा हुए। पप्पू यादव ने भरे संसद में गिरिराज सिंह को खरी खोटी सुनाई और कहा कि याद है आपको मेरे यहाँ आकर आप भूजा खाया करते थे, क्या आप भूल गए इस बात को? जब आप भूजा आकर खाया करते थे। यानी आज दोस्तों बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह विपक्ष के नेताओं पर उल्टा उल्टा बयान देते रहते हैं क्योंकि इनको पार्टी के अंदर अपनी उपयुक्तता बनाकर रखनी है, क्योंकि इनको मंत्री बने रहना है, क्योंकि काम वाम तो कुछ करते नहीं है। कपड़ा मंत्री के तौर पर इनसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने कितने टेक्सटाइल पार्क अपने बिहार के अंदर लगा दिए तो वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक दिन लगाए। और राहुल गांधी के कपड़े को लेकर टिप्पणियां करते हैं, इनको पता नहीं है कि पजामा और कार्गो जीन्स में क्या अंतर होता है। तो ऐसे तो कपड़ा मंत्री हैं दोस्तों और पप्पू यादव मौका नहीं छोड़ रहे कपड़ा मंत्री को जमकर धोने का। तो उन्होंने फिर कपड़ा मंत्री से यही बोला कि मैं 5 बार एमपी बना, तब तो आपका जन्म हुआ, आप तो पैदा हुए राजनीतिक तौर पर। ये टिप्पणी थी दोस्तों। ऐसे में पप्पू यादव कोई मौका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेने का नहीं छोड़ते और ऐसे में ये भी एक बड़ी बात है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों इस देश के साथ साथ सनातन धर्म को
मानने वाले लोगों का दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि भारत के बड़े बड़े मंदिरों में बलात्कार के आरोप में जेल में बंद व्यक्ति आशाराम का स्वागत किया जा रहा है। आशाराम को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फूलों की हार पहनाकर सम्मान किया गया और बगल में खड़े हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी मौजूद थे। दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि आशाराम जैसे लोग जिन पर यह साबित हो चुका है कि बलात्कारी है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है, लेकिन अब जमानत पर बाहर निकले तो ये मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में इनका स्वागत भी हो रहा है। दोस्तों ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सनातन धर्म में आस्था है और वो देख भी रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। जो टॉप 4 शंकराचार्य में है दोस्तों अभिमुक्तेशानंद, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और एक अपराधी व्यक्ति जो जेल काट रहा है अपराध में और वो भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में, उसका किस तरीके से स्वागत हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मुझे 140 करोड़ भारतवासियों पर विश्वास है कि हम लोग एक बार फिर से इस समस्या से बाहर निकलेंगे जैसे कोरोना काल से हम लोग बाहर निकले थे, यानी एलपीजी गैस और तमाम तरीके की समस्या को लेकर नरेंद्र मोदी का यह बयान है। सवाल यह है दोस्तों कोरोना के टाइम में नरेंद्र मोदी जब ये बयान देने लगे थे तो फिर उनसे कोरोना संभला नहीं था। ऐसे में लोग थोड़ा पॉजिटिव होकर उम्मीद कर रहे हैं कुछ इस बार होगा और हालत खराब ना हो, स्थिति सबके लिए अच्छा रहे। अभी तक जो जानकारी है दोस्तों अगर सब कुछ टाइम पर हुआ तो स्थिति एकदम सही रहेगी, वरना फिर दिक्कतें आ सकती है। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।